अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जहलम से आपको अफसोसनाक खबर देंगे, जहाँ निजी स्कूल की छत गिर गई है। हादसे में 10 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी शहबाज भट्ट, ये हादसा कैसे पेश आया और इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी, ये जेलम की तहसील पिंड अदन खान का नवाई कस्बा डूडिया है, जहाँ निजी स्कूल की छत गिरी है और मलबे तले दबकर 10 बच्चे जख्मी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पिंड अदन खान मुंतकिल किया है। और बताया गया है कि 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। ये भी हमारे इल्म में बात आई है कि स्कूल में जो है उस क्लास में 32 बच्चे ज़ेर तालीम है, लेकिन चूंकि छुट्टी का टाइम था तो कुछ बच्चे जो है वो क्लास से बाहर थे, इस वजह से बच गए हैं। इस पे जो वाकई वज़ीर इत्तलात और नशरियात है उनका ये हल्का है, उन्होंने नोटिस लिया है और डिप्टी टीचर से जो है वो रिपोर्ट तलब की है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज भट्ट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए सहाफी मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन बेग और उनके साहबजादे ने शदीद मुजाहिमत की। FIA के मुताबिक इस दौरान उनका एक एहलकार भी जख्मी हुआ। मोहसिन बेग के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर FIA का एक्शन। सीनियर सहाफी मोहसिन बेग इस्लामाबाद के सेक्टर F8 से गिरफ्तार। FIA टीम मोहसिन बेग की रिहाइशगाह पहुंची तो शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। मोहसिन बेग और उनके साहबजादे ने एहलकारों पर पिस्तौल तान ली। इस दौरान मुबैना तौर पर फायरिंग भी की गई। FIA का कहना है कि उनका एहलकार जख्मी भी हुआ। मोहसिन बेग को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके थाना मारगला मुंतकिल किया गया। सीनियर सहाफी के खिलाफ 780A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें इल्जाम कत्ल की दफा भी शामिल की गई है। तर्जुमान FIA का कहना है कि FIA ने अदालत से सर्च एंड सीज वारंट हासिल करने के बाद छापा मारा। छापे के दौरान मुलजिम मोहसिन बेग, उनके बेटे और मुलाजमीन ने FIA टीम पर सीधी फायरिंग की और 2 अफसरान को यरगमाल बनाकर ज़दोकोब किया। पुलिस ने मोहसिन बेग को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका साहबजादा पुलिस की पकड़ में न आ सका, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मोहसिन बेग को ज़िले अदालत में पेश न किया जा सका। मोहसिन बेग के वकील की दरखास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने बैलिफ मुकर्रर किया था। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान मुजफ्फर, बैलिफ जब वहां पर पहुंचा तो उनको क्या तफसीलात बताई गई? जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज की जानिब से जो मोहसिन बेग के वकील थे उनके कहने पर एक बैलफ मुकर्रर किया गया। उस बैलफ ने थाना मारगल्ला में छापा मारा, जहां पर मोहसिन बेग मौजूद थे और मुहर्रर की जानिब, थाना मारगल्ला के मुहर्रर की जानिब से उनको FIR दिखाई गई, जो कि मोहसिन बेग पर दर्ज की गई थी और उस हवाले से बताया गया कि इसलिए इनको ज़ेरे हिरासत जो है वो रखा गया है। बैलफ ने अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवा दी है, जबकि अदालत में मोहसिन बेग के वकील जो है उनका कहना है कि झूठी FIR जो है वो दर्ज की गई है थाना मारगल्ला में और उनके जो मौक्कल है उनको अदालत में पेश ही नहीं किया जा रहा और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और अगर इस की जो FIA की जानिब से बयान सामने आया, FIA का कहना है कि जब वो रेड करने पहुंचे तो उनके पास सर्च वारंट भी थे, FIR भी दर्ज थी और उन्होंने तमाम जो चीज़ें थी वो भी दिखाई अहले खाना को, लेकिन मोहसिन बेग के बेटे हमजा, जिनका नाम बताया जा रहा है, और मोहसिन बेग की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के बाद उनको हरासा किया गया और कई घंटे तक जो है अंदर ज़ेरे जो है बेजा में रखा गया। उसके बाद जब इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, जो कि पहले भी इनके साथ मौजूद थे, और दीगर नफरी जब पहुंची तो उसके बाद मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त मोहसिन बेग जो है हमारे ज़राए के मुताबिक थाना मारगल्ला में ही है और पुलिस की ज़ेरे हिरासत हैं। अदालत की जानिब से सख्त अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर मुल्जिम को जो है वो अदालत में पेश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से आपको बताएं कि मोहसिन बेग के खिलाफ वफाकी वजीर ने शिकायत की है। FIA वाले पहुंचे तो मोहसिन बेग ने फायरिंग की और ज़दोकोब किया। शहबाज गिल की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा FIA वाले सादा लिबास में थे तब भी फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। मोहसिन बेग के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
یہ صحافی نہیں تھے لیکن یہ خود ساختہ صحافی بنے ہوئے تھے ساری زندگی. ان کے بارے میں کمپلین کی جا کر جو ایک فورم ہے, جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پوچھ گچھ کے لیے وہاں پہنچے, انہوں نے پولیس کو مارا پیٹا, ان کے اوپر فائرنگ کی, ان کو اپنے گھر میں یرغمال بنائے رکھا, ان کے اوپر سیدھے فائر کیے, ہوائی فائر بھی کیے, سیدھی گن تان کے بھی فائر کیے, اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے. ان لوگوں کی اصل جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. ہم حکومت میں ہیں, کرنے کو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس ٹائم, لیکن ہم بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ, ہم بلیو کرتے ہیں قانونی تقاضوں پہ. جو ہماری کمپلین ہے ہم اس پہ کھڑے ہیں, ہم اپنی کمپلین کریں گے اور قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کریں گے. وہ آپ کو نظر آ جائے گا, اگر آپ ایک ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو اس میں نظر آ جائے گا. لیکن اگر کوئی سول میں بھی گیا پولیس کا اہلکار, جیسے کہ FIA کے لوگ سول میں ہوتے ہیں, جب وہ کارروائی کرتے ہیں تو آپ اس پہ گن تانیں گے کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے پہ یا کسی پہ بھی. سابق صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کٹ پتلی ہو کر بھی خود کو آمر سمجھتے ہیں. حکومت ہوش کے ناخن لے اور محسن بیگ کو فوری رہا کرے. ایک بیان میں پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین نے کہا, محسن بیگ کی گرفتاری قانون سے ماورا ہے. اختلاف رائے پر حکومتی طاقت کا استعمال آمرانہ ذہنیت ہے. کسی میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں تو سیاست چھوڑ دے. پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے صحافی محسن بیگ کی گرفتاری کی مذمت کی. کہتی ہیں محسن بیگ کو حکومت کے خلاف بات کرنے پر اٹھایا گیا. ایک صحافی, ایک اینالسٹ محسن بیگ صاحب, جن کو اسلام آباد سے اریسٹ کیا گیا FIA سائبر کرائم ونگ کا چھاپا دکھا کر, اس شخص کو صرف اس لیے اٹھایا گیا کہ وہ اس نااہل حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف بات کر رہا تھا. جب وہ شخص عمران خان کے گروپ کا حصہ تھا, ان کے ٹولے میں شامل تھا, تو وہ شاید ملک کا بہترین آدمی تھا. لیکن جب اس نے ان کی غلط پالیسیز پر بات کی, پولیس کے ذریعے اس کو اریسٹ کروا لیا گیا. ہم اس اریسٹ کی مذمت کرتے ہیں. یہ ہرگز حکومت نہیں سمجھے کہ اس کو اریسٹ کرنے سے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. آج آپ نے ایک محسن بیگ کو اریسٹ کیا ہے, کل اور کئی ایسے کرٹیسزم آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. آپ کتنے لوگوں کو اریسٹ کریں گے؟ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی محسن بیگ کی گرفتاری اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کی مذمت. PFUJ نے معاملے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انکوائری مکمل ہونے تک گرفتار صحافی کو رہا کیا جائے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے حربے میڈیا کو روکنے اور صحافیوں کو ڈرانے کے مترادف ہیں. صحافی کو رہا نہ کرنے کی صورت میں احتجاج کی کال دی جائے گی. اور اب بات کریں گے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کی. تو حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا ہے. پیٹرول 1-2 نہیں پورے 12 روپے مہنگا کر دیا گیا. ملک کی تاریخ میں پہلی بار 1 لیٹر سپر پیٹرول 159 روپے 66 پیسے کی سپر ڈوپر قیمت پر پہنچ گیا. ہماری جو سیلری جو ہے وہ پیکج تو وہی ہے, لیکن ریٹس جو ہے وہ دن ب دن بڑھتے جا رہے ہیں. ہی نہیں ہے کہ عام بندہ, عام صارف کدھر جائے گا. غریب عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب غریب آدمی کیا کرے گا, بھوکا ہی مرے گا. نہ کچھ بن سکتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. حکومت کا کام ہے انہوں تو تھوڑا تھوڑا کنٹرول کرے. قصور سارا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے. قیام پاکستان کے 74 سال پیٹرول کبھی نہ ہوا 160. پہلی بار پیٹرول کے دام 150 روپے سے بھی اوپر چلے گئے. وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت میں 12 روپے 3 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا, جس کے بعد پیٹرول 159 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا. ہائی اسپیڈ ڈیزل 9 روپے 53 پیسے اضافے سے 154 روپے 15 پیسے فی لیٹر کا ہو گیا. لائٹ ڈیزل کی قیمت 9 روپے 43 پیسے اضافے سے 123 روپے 97 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گئی. مٹی کے تیل کی قیمت 10 روپے 8 پیسے بڑھائی گئی. قیمت بڑھا کر حکومت نے مہنگائی کی آگ پر مہنگے پیٹرول کا ایسا چھڑکاؤ کیا کہ شعلوں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. غریب بیچارہ چیختا چلاتا رہا. نواز شریف کی حکومت میں ہم نہیں کہتے وہ چور نہیں تھا, چور ہو جو مرضی ہو, لیکن پیٹرول تو تھا نا 80-90 روپے لیٹر. ہر آدمی پریشان ہے.
महंगाई अब जो घी का पैकेट था वो अब 150 का था तो वो अब 400 पे चला गया। ना रिक्शे में बैठ सकते, ना टैक्सी में बैठ सकते, और बहरहाल वो तो छोड़ो, अब ना मोटरसाइकिल यूज नहीं कर सकते। पहले 60 पे मिलता था, 64 पे मिलता था, उसी रेट पे ले आए। अगर वहाँ तक नहीं ले सकते तो कम से कम 160 तक तो न ले चले जाए। इसने तो गरीब आवाम के साथ वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल गरीब आवाम की चीज है, ये सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इसने खुद साबित कर दिया है कि गरीब को खत्म होना चाहिए पाकिस्तान में। सवारी किराया दे के राजी नहीं है, किराया बढ़ाने की वजह से वो बैठती नहीं है। सब्जी महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा ही आ गया जी। पेट्रोल का बदले रेट देखकर गरीब का बस इतना चला कि इजाफा मुस्तरद करके दिल में लगी आग को ठंडा कर लिया। इतनी महंगाई हो गई, हम लोग परेशान हो गए। किसी हुकूमत में इतना नहीं था जिस हुकूमत में आके लोगों को तंग किया हुआ सारी। ये महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये करना चाहें तो, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो बाकी चीजें बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा नहीं होगा तो बाकी चीजें पहले महंगी हो जाती है। तो मेहरबानी वजीर आजम साहब से रहम करें गरीबों पर, ताकि लोग अपने रोज की रोटी तो खा सकें। गरीब आदमी में फर्क पड़ना, तब्दील सरकार में तो कोई फर्क नहीं। ये तो बेचारा जो दिहाड़ीदार बंदा उसने पूछो ना, पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो इससे वो पुराना पाकिस्तान भी ठीक था। इसके खिलाफ बस सब सड़कों पर निकले तो हाल यही है। अभी कहते हैं 2 रुपए महंगा करेंगे, आज तो 12 रुपए की वो कर दिए है। ये इमरान खान ने आवाम के लिए जो है तो नया तोहफा दिया है आवाम को। पेट्रोल की ये दाम सिर्फ 13 रोज के लिए ही है। इसके बाद हुकूमत क्या तीर चलाएगी, इसका फैसला 28 फरवरी को होगा। महंगे पेट्रोल पर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अनोखी साइंस शिबली फराज ने अवाम को फ्यूल का इस्तेमाल कम करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं सख्त वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती, कोशिश है बिजली कम खर्च हो। बिजली कम खर्च होगी तो ऑयल की इंपोर्ट कम होगी। हुकूमत इसमें कोई टैक्सेस नहीं डाल रही, यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्राइसेस एक तो नीचे आए, कुछ जो है तो हमें जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा करप्ट हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है। अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाकर रिलीफ देंगे। हुकूमत के खात्मे तक महंगाई का जुल्म खत्म नहीं होगा। एक बयान में मुस्लिम लीग ने उनके सदर ने कहा कि अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान ने जाते जाते अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी। कठपुतली सर्कस के खात्मे के दिन आ पहुंचे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत में शामिल अगर किसी को पाकिस्तानी अवाम से रत्ती बराबर भी हमदर्दी है तो खान साहब को समझाएं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अवाम की जेबों पर डाले गए हर डाके का हिसाब लेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने 2 रोजा एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जमेरात और जुमे को मुल्क गिर एहतजाज होगा। उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 50% कमी का भी मुतालबा किया। सिराजुल हक का कहना था कि IMF के अहकामात पर हुकूमत आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है। हुकूमत ने आवाम पर जुल्म की तमाम हदें उबूर कर ली। लेवी खत्म करके आवाम को सब्सिडी दी जाए। गरीब कुश पॉलिसी जबर और नाइंसाफी की इंतहा है। पेट्रोल महंगा होने के साथ सफर भी महंगा हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए, जायद किराए पर तकरार होने लगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स ने किराया भी बढ़ा दिया। जो किराया पहले 50 रुपए था, आज 70 रुपए तलब किया जाने लगा। मैं लसबेला जाता था तो 10 रुपए थे, अब 15 रुपए हो गए। पहले तो हम 40-50 देते थे और अब जो है जी वो 70 रुपए मांग रहे हैं। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है महंगाई हमारे साथ भी है, पेट्रोल महंगा खरीद कर किराया कम कैसे ले सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया लेकिन हम सवारी को पैसे जो है ना दाम बढ़ा दिए तो 100 की जगह पे वो उल्टा 80 रुपए पे आ गए। कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल हुकूमत ने बढ़ाया, हमने तो नहीं बढ़ाया, हमारे लिए भी बढ़ा हुआ है। पेट्रोल 160 रुपए लीटर हो गया है, उसमें भी गुजारा बहुत मुश्किल है। CNG जो है इन्होंने 200 रुपए 210 रुपए किलो कर दिए। मजबूरी है, हम तो चलाना है रिक्शा मेरे भाई, बच्चों की रोजी पैदा करनी है। ज्यादा पैसे नहीं देंगे, हमने तो बैठानी है सारी, थोड़े पैसों में बैठानी है। लोग बोलते हैं हम क्या करें पेट्रोल महंगा, हमने थोड़ी महंगा किया भाई, हुकूमत ने महंगा किया है। हमारे को आमदनी हो रही नहीं है, बचत भी नहीं हो रही है। जो कमा रहे हैं वो गाड़ी पे लगा रहे हैं, घर पे कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद शहरियों के लिए सफर की सहूलत भी महंगी हो गई है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगियां खत्म हो रही हैं। कशीदगी के खात्मे के बाद तुर्की और UAE की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है।
اس کے دونوں ملکوں کے لیے کیا معاشی فوائد سامنے آ رہے ہیں؟ پاکستان اس سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات اور ترکی کے تعلقات میں کشیدگی ختم ہو چکی ہے۔ اس دوستی کے فوائد دونوں طرف اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ یو اے ای نے ترکی میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے ترکی اور یو اے ای کے ساتھ تاریخی دوستانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری اور خطے میں آنے والی تبدیلیوں میں پاکستان کے لیے کئی امکانات موجود ہیں۔ اس ضمن میں اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ We are doing massive reforms in the different ministries and regulators. So this is directly linked with the investment opportunities with different countries, including UAE and Turkey as well. The Prime Minister is also visiting Turkey in next few months, hopefully in May. مختلف کمپنیوں کی صورت میں ترکی کی پاکستان میں سرمایہ کاری موجود ہے، تاہم دونوں ملکوں میں تجارت کا حجم صلاحیت کے مقابلے میں کم ہے۔ یو اے ای کے ساتھ بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے رابطے جاری ہیں۔ As far as the UAE is concerned, our relationship is much better than now, and we are in collaboration with many UAE-based investors. Prime Minister is also visiting UAE in the month of March. سعودی عرب بھی آج کل اہم تبدیلیوں کا مرکز ہے۔ پاکستان ان تبدیلیوں کا سرمایہ کاری کے حوالے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ In the region, we are also closely working with the Saudis as well, and we are expecting FDI in 2022 from Saudi as well. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہو رہی ہے، خطے کے ملکوں کے تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں پاکستان کے لیے کئی امکانات موجود ہیں۔ صالحہ ریاض، آج نیوز۔